नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का एनसीईआरटी सीरीज जैसा कि हम लोग का चल रहा था। तो एनसीईआरटी सीरीज का क्लास 7 का चैप्टर 3 यानी कि अध्याय 3 जिसका नाम है ऊष्मा, जिसको हम लोग इंग्लिश में हीट बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है पीछे लिखा हुआ। ठीक है, तो इसी के बारे में आज इस चैप्टर के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो जो भी मेन मेन टॉपिक है चैप्टर में उसको हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, उष्मा जो है, हीट, हीट यानी उष्मा। पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि उष्मा जो है अणुओं के गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग को नहीं पता आगे चल के पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये आगे चल के पढ़ना है। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी के कारण ही क्या होता है, हमारा उष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो उष्मा जो है अणुओं के गतिज ऊर्जा यानी अणु के काइनेटिक एनर्जी के कारण उष्मा जो है उत्पन्न होता है। ठीक है, फिर वहीं ताप का बात हो रहा है। तो जो ताप है अणुओं यानी मॉलिक्यूल्स इंग्लिश में बोलते हैं के गति के कारण ही क्या होता है, उत्पन्न होता है। ताप जो है अणु के गति के कारण उत्पन्न होता है और उष्मा जो है अणुओं के गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। दो पॉइंट यहाँ पे बनता है। फिर है नेक्स्ट की उष्मा जो है ताप में अंतर के कारण प्रवाहित होता है। उष्मा कब प्रवाहित होता है, ताप में अंतर के कारण। जैसे ताप कम है, ज्यादा हुआ, ज्यादा है, कम है, तब हमारा क्या होता है, उष्मा जो है प्रवाहित होता है। ठीक है, फिर पॉइंट याद रखिएगा कि एसआई मात्रक उष्मा का क्या होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो उष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। हिंदी में इसको जूल बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसको जूल ही बोला जाता है। ठीक है, वहीं पे अगर सीजियस मात्रक पूछा जाए आपको, सीजियस मात्रक, तो सीजियस मात्रक होता है अर्ग। ठीक है, इसको अर्ग भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, अर्ग याद रखिएगा। ठीक, अर्ग। वहीं अगर व्यवहारिक मात्रक आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा कैलोरी। ठीक है, कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। अब देखिए, ताप का जो एसआई मात्रक है वह क्या होता है, केल्विन होता है। ठीक है, यहाँ पे किसका मात्रक था, यहाँ उष्मा का एसआई मात्रक था। किसका था, उष्मा का एसआई मात्रक। यहाँ पे ताप का एसआई मात्रक का बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। वहीं पे अगर सीजियस मात्रक आपसे पूछा जाए किसका, ताप का, तो डिग्री सेल्सियस होता है। ये डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। ठीक है, कोना में ऐसे डिग्री सेल्सियस होता है, इसको सी को सेल्सियस पढ़ते हैं इस तरह से, सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए, एक ही वस्तु किसी व्यक्ति के लिए ठंडा एवं किसी के लिए गर्म हो सकता है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे एक ही व्यक्ति है, मान लो उसको कुछ देर के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक ठंडा, जैसे इसमें जैसा कि दिया गया है, 3 पात्र लिया गया है। ठीक है, तो 3 पात्र में एक ए पात्र, बी पात्र और एक सी पात्र। तो ए में ठंडा पानी रखा गया है, बी में गर्म पानी रखा गया है, दोनों में हाथ डुबाने के लिए बोल रहा है। ठीक है, दोनों में हाथ डुबाने के बाद फिर सी में जो है, सी में आपका जो पानी रखा गया है, उसमें दोनों हाथ डुबाने के बाद फिर उसमें डालने के लिए बोला गया है। तो किसी किसी को गर्म अनुभव होता है, किसी किसी को ठंडा अनुभव होता है। तो ये घटनाएं होती है, इसलिए ये पॉइंट दिया गया है कि एक ही वस्तु किसी व्यक्ति के लिए ठंडा भी हो सकता है और किसी के लिए गर्म भी हो सकता है। ठीक है, किसी को ठंडा भी लग सकता है वो वस्तु और किसी को गर्म भी लग सकता है। ठीक, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब देखिए, उसके बाद आता है बात तापमापी का। आप लोग देखे होंगे ताप मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसको हम लोग तापमापी यंत्र बोलते हैं। अब तापमापी यंत्र अलग अलग होते हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए मापी में सबसे पहला है कि डॉक्टरी थर्मामीटर। जो हम लोग को फीवर वगैरह आता है तो हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो वहाँ पे जो थर्मामीटर पाया जाता है उसको डॉक्टरी थर्मामीटर बोला जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो सर्वप्रथम इसका प्रयोग फ़ारेनहाइट नाम के एक वैज्ञानिक थे, उसने किया था। इसीलिए इसको फ़ारेनहाइट थर्मामीटर भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, फ़ारेनहाइट नाम का एक कोई वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही सबसे पहले इसका प्रयोग किया था, इसीलिए इसको फ़ारेनहाइट थर्मामीटर भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें पारा का प्रयोग किया जाता है। जो ऊपर नीचे देखते होंगे आप लोग, ब्लैक में जो होता है ना, ब्लैक जैसा एक सुई के धागा क्या बोलते हैं, ब्लैक, हमारे बाल जैसा एक पतला सा लाइनिंग उसमें होता है। ठीक है, उसमें डिनोट करता है कि कितना आपके 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 शरीर में कितना फीवर है। ठीक है, कितना ताप है। तो वो जो है उसमें वो पारा रहता है, पारा ही जो है अप डाउन होते रहता है। ठीक है, पारा पाया जाता है। तो याद रखिएगा, इसमें पारा का प्रयोग किया जाता है, किसमें, डॉक्टरी थर्मोमीटर में पारा का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है। फिर है कि इसका प्रास यानी कि रेंज क्या होता है, तो 35 डिग्री से 42 डिग्री सेल्सियस या 95 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, सेल्सियस में इसका अलग मान है, फ़ारेनहाइट में इसका अलग मान होता है। ठीक है, सेल्सियस में 35 डिग्री मिनिमम और मैक्सिमम आपका 42 डिग्री यानी 42 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं फ़ारेनहाइट की बात किया जाए तो 95 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक आपका क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे 102, 103, 104 बुखार आ जाता है। और ऐसे आपको फ़ारेनहाइट में भी दिखेगा और सेल्सियस में भी दिखेगा, दोनों में दिखेगा उसमें। ठीक है, जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें सेल्सियस का भी डिनोट किया रहता है ऊपर में, और नीचे में आपका फ़ारेनहाइट का भी डिनोट किया हुआ रहता है। ठीक है, फिर आपका कि मानव शरीर का तापमान जो है क्या होता है, 37 डिग्री या 98.6 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा फ़ारेनहाइट में। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि मानव के शरीर का तापमान जो है सेल्सियस में कितना होता है, तो देखिए लिखा हुआ है 37 डिग्री सेल्सियस यानी 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 डिग्री यानी कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका क्या होता है, एक स्वच्छ ये क्या बोलते हैं, एक मतलब स्वस्थ मनुष्य का क्या होता है, ये मानक तापमान है। ठीक है, मानव शरीर का ये मानक तापमान है, यानी एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होना चाहिए, तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ठीक है, इससे अगर ज़्यादा है तो आपको नुकसान है, इससे कम है तो भी आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर है कि पारा जो है विषैला होने के कारण इसमें ग्लाइस्टीन नामक क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। ग्लाइस्टीन नाम का कोई एक पदार्थ है, उसका प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि पारा जो है बहुत ज़्यादा विषैला होता है, इसीलिए उसको मिला दिया जाता है तो उसका विषैलापन थोड़ा सा कम जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। फिर देखिए बोल रहा है कि अधिक या निम्न ताप मापने के लिए एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। मतलब अधिक निम्न ताप मतलब बहुत निम्न ताप, एकदम ताप बहुत ज़्यादा निम्न है। ठीक है, तो उसको नापने के लिए एल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए प्रयोगशाला में जो प्रयोग किया जाता है तापमापी यंत्र, उसका रेंज क्या होता है, तो उसका रेंज होता है -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी माइनस में भी जाता है। सोच लीजिए ताप, हम लोग तो पॉजिटिव में, हम लोग प्लस में नापते हैं ना, लेकिन जो प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, जो वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं, उसमें -10 डिग्री सेल्सियस यानी ठंडापन, जो ठंडा है ना, उसको नापने के लिए भी होता है। ठीक है, ताप नापने के लिए तो -10 डिग्री यानी ठंडा, तो माइनस -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस तक नापा जा सकता है। हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम कितना डिग्री सेल्सियस तक, 42 डिग्री सेल्सियस तक ही ना नाप पा रहे हैं गर्मी को, ये 110 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी को नाप सकता है, जो प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है, जो वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं। और हम लोग मिनिमम 35 डिग्री तक ही नाप रहे हैं, यहाँ पे -10 डिग्री जा रहा है, सोच सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये कुछ मेन पॉइंट थे। तापमापी में थोड़ा सा और पॉइंट है, इसको आप लोग देखिए, इसको थोड़ा सा, उसके बाद इसको आगे हम बढ़ते हैं मिटाने के बाद। ठीक है, अब देखिए तापमापी में ही कुछ और पॉइंट है, उसको थोड़ा सा समझते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा उसमें प्रक्रम है जो किस तरह से कार्य करता है, उसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए 2-3 पॉइंट और है इसका, कि जो थर्मामीटर होता है ना, उसको अगर जल में हमको चेक करना है, पानी का अगर हमको चेक करना है, क्योंकि पानी का चेक करने के लिए हमको प्रयोगशाला थर्मामीटर का प्रयोग किया जाएगा, प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, वर्टिकली रखना होता है, खड़ा करके रखना होता है। ठीक है, दोनों में इस थर्मामीटर को भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें उतना ताप नहीं होता है। पानी गर्म है तो चेक कर सकते हैं, लेकिन प्रयोगशाला थर्मामीटर जो है ना, उसका ही प्रयोग करेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर बोल रहा है, वर्टिकल यानी कि इस तरह से ऐसे चेक करना होता है। ठीक, फिर देखिए ताप युग्म जो है थर्मामीटर यानी सीबेक प्रभाव पर क्या करता है, आधारित होता है। सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है। सीबेक प्रभाव क्या है, एक अलग से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा कर देंगे। ठीक, फिर देखिए पूर्ण विकिरण जो है तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। पूर्ण विकिरण जो फैलाव होता है, वो तापमापी स्टीफन नाम के कोई वैज्ञानिक है, उनके नियम पर आधारित है। ठीक है, अब याद रखिएगा, थोड़ा सा 2-3 पॉइंट है, ये याद रखिएगा। कुछ कुछ बातें जो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, वो आगे चल के आपको डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, तो जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उसको बेहतर तरीके से पकड़ना है आपको। ठीक है, अब देखिए उसमें प्रक्रम जो है किस तरह से कार्य करता है। जैसे देखिए पहला नंबर चालन, चालन को किसका जरूरत पड़ेगा, तो किसी अणु का जरूरत पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे पॉइंट पे दिया गया है कि बिना अणु के गति द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है, यानी कि इसमें सॉरी अणु का प्रयोग नहीं होता है, मतलब अणु का जरूरत नहीं पड़ता है। बिना अणु के गति का द्वारा क्या होता है, बिना अणु के गति द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है। अणु इसमें गति नहीं करता है, फिर भी उष्मा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, वहीं पे संवहन में क्या होता है, अणु के गति द्वारा उष्मा का स्थानांतरण होता है, यानी अणु की सहायता से ही संवहन में क्या होता है, कार्य होता है। उसमें प्रक्रम, उसमें प्रक्रम में संवहन जो है कन्वेक्शन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, अणुओं के गति द्वारा ही उष्मा का क्या होता है, स्थानांतरण होता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाता है।
ठीक है। फिर देखिए विकिरण, विकिरण मतलब फैलाव। तो ये बिना किसी माध्यम के क्या होता है, उष्मा का स्थानांतर होता है। बिना किसी माध्यम का उष्मा का स्थानांतर हो गया, उसको विकिरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे और भी तापमापी से ही रिलेटेड थे उसमें प्रक्रम पे जो कार्य करते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 पॉइंट और हम लोग को पढ़ना है। एक है आपका स्थलीय समीर और एक आपका समुद्री समीर। ठीक है, इन दोनों टॉपिक को हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। आशा करते हैं यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखिए 2 पॉइंट और समझते हैं हम लोग। ठीक है, पहला स्थलीय समीर के बारे में और दूसरा समुद्री समीर के बारे में। ठीक है, ये भी आपका किताब में दिया हुआ है। फिर उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझेंगे, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए स्थलीय समीर क्या होता है, जिसको हम लोग लैंड ब्रिज बोलते हैं। तो देखिए स्थलीय समीर क्या होता है, तो सिंपल, यह जो है रात के समय में चलता है। पहला पॉइंट याद रखना है, स्थलीय समीर रात के समय में चलता है। इसकी जो दिशा होती है पृथ्वी से समुद्र की ओर जाती है। यानी कि पृथ्वी को हम लोग स्थल भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी स्थल से जो समुद्र की ओर जा रही है वह स्थलीय समीर कहलाएगा। ठीक है, और इसका जो दिशा होता है दक्षिणावर्त दिशा होता है। ठीक है, यानी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ये क्या होता है, बहता है। क्लॉक वाइज मतलब जिस तरह से क्लॉक हम लोग का चलता है ना, तो उस डायरेक्शन में ये क्या होता है, चलता है। ठीक है, अब फिर देखिए वहीं पे बात आती है समुद्री समीर का। तो समुद्री समीर में आपको याद रखना है कि यह जो है दिन के समय में होता है। ठीक है, समुद्री समीर दिन के समय में होगा और इसकी जो दिशा होगी वह समुद्र से पृथ्वी की ओर यानी समुद्र से स्थल की ओर होगी। इसलिए इसको समुद्री समीर बोला गया है। समुद्र से जो आ रही हवा वो समुद्री समीर कहलाएगा, जो पृथ्वी से समुद्र की ओर जा रहा है वह स्थलीय समीर कहलाएगा। ठीक है, ये बात आपको याद में रखना है। ठीक है, इसमें जो क्या होता है, इसका दिशा जो होता है वाम अमृत यानी कि एंटी क्लॉक होता है। ठीक है, ये बात याद रखना है। ये समुद्र से पृथ्वी की ओर जाता है, बस इतना ही याद रखना है। 2 से 3 पॉइंट आपको याद रखना है स्थलीय समीर में और समुद्री समीर में। ठीक है, फिर देखिए याद रखिएगा कि जो कुचालक का काम जो है वेट कंडक्टर का काम कौन करता है, तो वेट कंडक्टर का काम करता है, जैसे हम लोग देखते हैं ठंडे के दिन में 2 कपड़े पहनते हैं, तो क्या करता है, दोनों कपड़ों को बीच में जो उष्मा जो है ना शरीर से बाहर जाने से रोकता है। उसको भी लास्ट में हम लिख भी दिए, उसको भी समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वेट कंडक्टर का काम एक तो ऊनी कपड़ा करता है, उष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, ताप जो है किसी वस्तु का उष्मा का माप होता है। जो हम लोग ताप नापते हैं ना, कोई भी वस्तु का उष्मा का वो माप होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि जो शरीर के उष्मा को बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, ऊनी कपड़ा जो है उष्मा का कुचालक होता है और उष्मा को शरीर से, हमारे शरीर में जो उष्मा है उसको बाहर जाने से क्या करता है, रोके हुए रहता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, फिर याद रखिए कि सर्दियों में एक वस्त्र की अपेक्षा 2 वस्त्र अधिक लाभदायक होता है। क्यों, क्योंकि वो कुचालक का काम करता है। ठीक है, कुचालक का काम मतलब कि वो हमारे उष्मा को शरीर से बाहर जाने से रोकता है। कुचालक का काम क्या है, कोई भी चीज को रोकना। सुचालक का काम क्या है, कोई भी चीज को आगे बढ़ाना, प्रमोट करना उसको। ठीक है, तो यही कुछ पॉइंट है। ठीक है, बाकी कुछ इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। ठीक है, लगभग 10 से 12 मिनट में ये आपका लगभग कंप्लीट कर दिए हम ये चैप्टर। ज्यादा कुछ है नहीं, जो लगभग था पढ़ने का सब हमने कवर किया, कोशिश किया बेहतर समझाने का। कुछ गलतियां हो गई होगी तो माफ करिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।